तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सो कवरेज आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो हम लेके आए हैं स्क्वाड एनालिसिस करने के लिए सीएसके के ऊपर। चेन्नई सुपर किंग्स वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजी इस आईपीएल में, इस लीग में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो लेगेसी है वो इनको बहुत ही अलग बनाती है। अगर आप इनकी लेगेसी की बात करते हैं कि बस 5 ट्रॉफीज़ हैं, एम एस धोनी की कैप्टनसी के अंडर ये जीते हुए हैं 5 बार, तो वो बताता है कि कितनी ज़्यादा धोनी की लीडरशिप ज़रूरी है इस टीम के लिए। और जो माही भाई का काम रहा है अभी तक वो बिल्कुल ही अलग रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि जो इनका प्रेजेंस है इवन इन दिस स्क्वाड, इवन इन दिस 11, वो बहुत कामिंग इफेक्ट देता है, बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है टीम को। शायद हर एक जो प्लेयर होता है बहुत काम होता है, तो वो अपना परफॉर्मेंस को दिखा पाता है। तो वो एक चीज़ है। दूसरी बार इनका फैन बेस बहुत बड़ा है इन सब रीजंस की वजह से। और एक और चीज़ ये भी है कि ये सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस टीम ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो भी सबसे बूढ़े प्लेयर्स होते हैं वो इनके पास ही होते हैं। इसलिए इनका जो परसेंटेज होता है यूथ का और सीनियरिटी का, तो ज़रा सीनियर साइड पे होते हैं ये हमेशा। दूसरी बात ये भी है कि एक्सपीरियंस जो इस टीम को है जीतने का, आई थिंक वो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस ईयर भी। और क्या ये ईयर लास्ट होगा एम एस धोनी का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डेफिनेटली नॉट होगा, या फिर होगा कि चलो ठीक है, फ्रॉम दिस टाइम कंसिडर मी रिटायर्ड। दो में से क्या चीज़ होगी वो एक बार देखने वाली चीज़ होगी। उसके बाद इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनका स्क्वाड क्या है, कौन यंगस्टर्स हैं, कौन सीनियर्स हैं, क्या इनका टीम बैलेंस बनेगा, कौन इनका प्लेइंग 12 होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे इनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, वीकनेसेस के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर और थ्रेट्स के ऊपर, जो कि ओवरऑल एनालिसिस में हेल्प करेगा इस टीम के लिए। उसके बाद हम शेड्यूल देखेंगे, हम देखेंगे कि बैटिंग और बॉलिंग की कैसे परफॉर्म करती है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे प्ले ऑफ चांसेस उनके क्या बनते हैं, और फिर हम एंड करेंगे वीडियो को। तो ये रहेगा इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम के कैप्टन है पिछले साल से, और उनको बहुत कुछ प्रूव करना है। मतलब देखा जाए ऋतुराज गायकवाड़ को, तो उनका कैप्टनसी में अभी तक कहीं पे भी कुछ प्रूव नहीं कर पाए हैं। इवन मैंने कैप्टन इन डोमेस्टिक, इवन मैंने कैप्टन इन ईरानी ट्रॉफी, और जहाँ पर भी इन्होंने कैप्टनसी की हुई है, इनका परफॉर्मेंस नहीं आया है अच्छा। इन्होंने अपनी टीम को जिताया नहीं है। इनके पास बहुत एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा टू आंसर दैट। उसके अलावा अगर हम कंडीशंस की बात करें, चेपॉक में क्या होती है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, तो यहाँ पे अक्सर आपको विकेट स्लोअर साइड पे दिखता है, स्पिन को मदद मिलती है। जो पेस बॉलर्स होते हैं वो कटर्स यूज़ करते हैं इसीलिए, क्योंकि बॉल फंस के आती है। तो यहाँ पे शॉट मेकिंग बहुत ईजी नहीं होती है, जो कि आप बाकी विकेट से बात करते हैं आईपीएल में। मुंबई से बात करें, बैंगलोर से बात करें, कोलकाता से कंपेयर करें, इन सब चीज़ों में इसलिए चेन्नई में थोड़ा सा रन बनाना मतलब एफर्ट ज़्यादा लगाता है बैट्समैन। और दूसरी बात रन कम बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 250-260 नहीं दिखते हैं, यहाँ पे आपको 170-180 भी दिखाई देते हैं। तो वो एक चीज़ यहाँ पे होती है। उसके अलावा अगर हम स्क्वाड देखें इनका, इस पूरी टीम का स्क्वाड क्या बनता है चेन्नई सुपर किंग्स का। वैसे तो ऑक्शन में हमेशा काम अच्छा करते हैं, हम इनकी हमेशा तारीफ करते हैं उस चीज़ के ऊपर। इस बार भी इन्होंने अच्छा काम किया है, अब परफॉर्मेंस की बात बाकी रह जाती है। तो ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है इनके, काफ़ी मतलब डोमेस्टिक में नाम रहता है इनका। दूसरी बात एंड्रे सिद्धार्थ इनके यंगस्टर ऐड हुए हैं, 18 साल के हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये इन्होंने इसी साल डेब्यू किया है फर्स्ट क्लास में, रणजी में, और इनका एवरेज आई एम नॉट रॉन्ग 68 के आसपास आ रहा है। और इसी वजह से जो इम्प्रेस्ड ये तमिलनाडु का साइड इनसे है, तो आई थिंक वो हेल्प करेगा इनको आगे ले जाने में। और सीएसके भी सोचेगा कि कहीं पे अगर इनको मौका बन पाए तो इनको देगा। तो एंड्रे सिद्धार्थ इज़ अ वन प्लेयर जो कि शायद मेरे हिसाब से सीएसके को आगे लेके जाएंगे। दूसरी बात वंश बेदी विकेट कीपर हैं, 21 साल के हैं। विकेट कीपर बैटर है, वो तो बैकअप रहेंगे धोनी के लिए। डेवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के ओपनर, चेन्नई में अच्छा किया है अभी तक। एम एस धोनी की बात करेंगे, हम जितनी बात करें कम है, 43 ईयर्स ओल्ड है, तो शायद लास्ट ईयर में भी। शेख रशीद की बात करेंगे, एक्साइटिंग यंग टैलेंट है, अंडर 19 में कैप्टन थे, 2022 में वाइस कैप्टन थे सॉरी। और शेख रशीद इज़ द प्लेयर, मैं देखना चाहूँगा कि इनको एक बार मैच मिले, ये 1-2 साल से अराउंड द टीम्स हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये प्लेयर मुझे बहुत पसंद है, इनकी टेक्निक मुझे बहुत पसंद है, एंड आई थिंक कि फ्यूचर का प्लेयर है ये। तो इसलिए शेख रशीद को मैं चाहूँगा कि आंध्र से ये खेलते हैं, इस बार इनको आईपीएल में भी मौका मिले। और एक और चीज़ ये भी है कि शेख रशीद मेरे हिसाब से अच्छा कर सकते हैं, तो ही विल बी द प्लेयर जिसको मैं देखना चाहूँगा पर्सनली बहुत ज़्यादा कि ये कैसा करते हैं। राहुल त्रिपाठी ऐड हुए हैं, थोड़े से सीनियर प्लेयर हैं, उतना ज़्यादा रैंक्स में नहीं है इंडियन टीम में कंसिडरेशन के, लेकिन राहुल त्रिपाठी को प्रूव करना होगा, उनके अंदर शायद वो हंगर होगी टू प्रूव। रविचंद्रन अश्विन बैक टू हिज होम, 38 साल के ये भी है, रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, लिमिटेड ओवर्स में इनका नाम अब शायद नहीं आएगा इंडियन क्रिकेट में। तो अश्विन इज़ द प्लेयर जो कि बिल्कुल चाहेंगे कि अब शायद उनके आगे 2-3 सीजन हैं तो अच्छा करें, और इनको सूट करेगी कंडीशन सीएसके की, चेन्नई की सॉरी। सैम करन की बात करेंगे, इनको एक स्टील रहा है 2.4 करोड़ में। यूटिलिटी प्लेयर बन जाते हैं क्योंकि आप इनसे बैटिंग पूरी दोनों ले सकते हैं। तो यूटिलिटी वाइज ये प्लेयर आपको काम करके दे सकता है, ये मेरा पॉइंट है मेनली। शिवम दुबे की बात करते हैं, स्पिन को बैच करते हैं पेसर्स के अगेंस्ट, स्टिल देयर इज अ बिग क्वेश्चन। मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में आके शायद नंबर 4 पे 5 पे स्पिन को बैच करेंगे। थोड़ी सी बॉलिंग अगर दे पाएँ 1-2 ओवर्स की तो हेल्प करेंगे टीम को। बट ओवरऑल शिवम दुबे इज अ यूटिलिटी पिक अगेन, जो कि स्पिन को अगर आपको बीच में बैच करते हैं तो आप खुश रहते हैं। रामकृष्ण घोष इनके साइड पे हैं, वैसे तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, शायद महाराष्ट्र से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और रणजी वहाँ पे खेलते हैं, पर ये भी मेरे हिसाब से इनको मैच नहीं मिलेगा इस साल। और श्रेयस गोपाल अच्छा पिक है ये भी, क्योंकि ये मेरे हिसाब से इनकी गुगली ड्रिफ्ट होती है, तो थोड़ा सा एक अलग चैलेंज ऐड करते हैं। बाकी अगर कोई भी इंजर्ड होता है, अश्विन इंजर्ड होते हैं या कोई भी चीज़ होती है बैकअप के लिए, तो आई थिंक ये फिल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है व्हेन इट कम्स टू चेन्नई।
दीपक हुड्डा आई डोंट सी हिम प्लेइंग अगेन, क्योंकि दीपक हुड्डा से मेरे अपने बहुत क्वेश्चंस हैं, इनका रेंज ऑफ स्ट्रोक्स का प्रॉब्लम है, स्ट्राइक रेट के इशूज़ हैं, तो आई डोंट सी हिम प्लेइंग। रविंद्र जडेजा की बात करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी विनर है रिसेंट टाइम्स में, और सीएसके के लिए एक लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं, 2023 में वर्ल्ड कप आईपीएल फाइनल जिताया इन्होंने, सॉरी। और जडेजा आई थिंक विल बी द प्लेयर जो कि बिल्कुल इस बार भी बैंक करेंगे कि आप अच्छा करिए। अंशुल कंबोज 23 साल के फास्ट बॉलर हैं, हरियाणा से आते हैं, और मुझे अंशुल कंबोज बहुत पसंद है। पहली बात तो ये कि इन्होंने मुंबई में डेब्यू किया लास्ट ईयर, और शायद इनके प्लेइंग 12 में जगह ना बन पाए, हो सकता है, लेकिन ये ऐसे बॉलर है कि जो आपको टेम्प्ट करेंगे कि मुझे प्लीज़ खिलाओ, मुझे प्लीज़ खिलाओ। तो ऐसे में अंशुल कंबोज शायद सीएसके भी टेम्प्टेड होकर, हो सकता है कि पहले ही मैच में आपको दिख भी जाए, तो सरप्राइज मत होना आप। और अंशुल कंबोज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, बॉल को दोनों साइड मूव करते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों हैं। ही इज़ मोर ऑफ अ सीम बॉलर, हिट करते हैं, अपना लेंथ को हिट करते हैं आगे, और बहुत तेज़ी से हिट द डेक हार्ड बॉलर है, 145 148 जनरेट करते हैं हमेशा। और अंशुल कंबोज इसीलिए आई थिंक मेरे हिसाब से विल बी द प्लेयर जिसको देखना पड़ेगा। और शेख रशीद और अंशुल कंबोज मेरे 2 पिक्स रहेंगे इस पूरे स्क्वाड में, यंगस्टर्स में। और अंशुल कंबोज की अगर हम और बात करें तो आपको लो डाउन दे और थोड़ी सी बैटिंग दे सकते हैं, तो अंशुल कंबोज इस वजह से भी यूटिलिटी प्लेयर बन जाते हैं इस टीम के लिए। जिमी मॉर्टन की बात करेंगे, इंग्लिश प्लेयर है, मुझे तो ये फ्रॉड लगता है। इनकी बैटिंग की बात करें, दे रहे थे यूटिलिटी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चेन्नई आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। तो जिमी मॉर्टन ठीक है, इज़ अ गुड पिक कह सकते हैं, बहुत लोग कह रहे होंगे, लेकिन फॉर मी आई डोंट रेट हिम ज़्यादा। रचिन रविंद्रा की बात करेंगे, एक्साइटिंग टैलेंट, फ्यूचर 5-4 के मेंबर हैं। और रचिन रविंद्रा आई थिंक अपनी टेक्निक से जितना अच्छा उन्होंने किया है इंडिया में अभी तक, जितना अच्छा दुबई में भी इवन अभी किया है उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में, तो आई थिंक रचिन रविंद्रा के ऊपर बैंक करेगी टीम। उनकी स्पिन बॉलिंग को आप बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते, इनकी स्पिन बॉलिंग का बहुत रोल हो सकता है यहाँ पे। फोर्थ स्पिनर, थर्ड स्पिनर कभी भी जरूरत है तो ये आएंगे, तो ऐसे में रचिन रविंद्रा को बिल्कुल मैं कहूँगा कि इनका सीजन होना पड़ेगा, और ऑरेंज कैप के बिल्कुल एक मेरे हिसाब से दावेदार रहेंगे ये। विजय शंकर की बात करते हैं, बैक टू हिज होम, तमिलनाडु से ही आते हैं, और विजय शंकर मुझे अब लगा है कि इंप्रूव रहे हैं पिछले कुछ साल में, गुजरात टाइटंस से जब से आए हैं उनसे गेम निकलवाया गया है, फिनिश किया है इनिंग्स को बहुत बार, नंबर 4 का काम किया है। तो विजय शंकर इज़ अ प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से काम कर सकता है। उस वक्त खलील अहमद की बात करेंगे, बॉल को दोनों साइड निकाल सकते हैं, सीम कर सकते हैं, बाउंस अच्छा जनरेट करते हैं, और बहुत परेशान करते आए हैं न्यू बॉल से आईपीएल में। डेथ बॉलिंग इज अ कंसर्न, बट खलील अहमद ओवरऑल शुड प्ले इन द 11 इन द 12। नितिन एलिस की बात करते हैं, वेरी गुड पिक, बेस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलर व्हेन इट कम्स टू टी20। नितिन एलिस को मैं इसलिए बहुत रेट करता हूँ, थोड़े से अनलकी रहे हैं, पंजाब ने इनको अच्छे से यूज़ नहीं किया, उसके बाद में जहाँ भी जाते हैं, अभी सीएसके में जाएंगे, शायद यहाँ भी आपको यूज़ होते हुए ज़्यादा ना दिखें, लेकिन ये भी अंशुल कंबोज वाला ही वो टैलेंट है जो कि आपको शायद टेम्प्ट करेंगे कि मुझे प्लीज़ खिलाओ, मुझे प्लीज़ खिलाओ, तो वो एक चीज़ इनके साथ भी है। गुरजपनीत सिंह की बात करेंगे, काफ़ी लंबे हैं, 6 फुट 3 इंच के हैं, पंजाब बॉर्न, प्लेड रणजी मैच, रणजी क्रिकेट इन तमिलनाडु, और मेरे हिसाब से अच्छा टैलेंट है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टी20 वहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन हैं इनकी बॉलिंग स्टाइल के ऊपर, वो एक बात है। मुकेश चौधरी की बात करेंगे, स्विंग कराते हैं बॉल को दोनों साइड, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े से आपको फ्लैट दिखता है, तो मुकेश चौधरी का कंसर्न रहेगा, बट आपको सकता है कि शायद खेलते हुए ना दिखें, और अगर खेलते हैं तो 3 ओवर्स आपको कम से कम प्रॉब्लम में दिखाई देंगे, 3 से 4 ओवर्स इनका ऑन द डॉट खत्म हो जाएगा, 7-8 ओवर्स तक वो होगा। बाकी मुश्किल है क्योंकि इनके पास बाकी टैलेंट बहुत है। कमलेश नगरकोटी, इंजरी कंसर्न बहुत है, बेड रिडन प्लेयर हैं, देखते हैं फिट हो जाते हैं तो देखते हैं, बाकी चांस इनका भी कम है खेलने का। नूर अहमद फॉर्म बहुत ख़राब रहा है, 19 साल के हैं, अफगानी हैं, इनका फॉर्म बहुत ख़राब रहा है रिसेंट टाइम्स में। नूर अहमद पे बहुत बैंक करेगी सीएसके, 10 करोड़ में उनको पिक किया है, लेकिन उनकी लाइन लेंथ का इशू अभी है, तो उसको अगर सॉर्ट करते हैं तो आई थिंक नूर अहमद कैन बी अ हैंडी स्पिनर फॉर देम इन दीज कंडीशंस। मतीशा पतिराना, इनका भी फॉर्म बहुत ख़राब है रिसेंट टाइम्स में। पतिराना वन डायमेंशनल बॉलर हैं, सिर्फ ओल्ड बॉल से बॉलिंग करते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं, न्यू बॉल से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में पथिराना क्या करेंगे विल बी अ बिग क्वेश्चन। मुझे लगता है कि पथिराना का जो फॉर्म रिसेंट टाइम्स में ख़राब रहा है, तो आई थिंक इनकी जगह बीच सीजन में आप नितिन एलिस को आते हुए देख सकते हैं इनकी जगह पे, तो ऐसा आप सरप्राइज मत होइएगा अगर ये चीज़ भी हो जाती है तो। अब अगर हम और देखते हैं इनका प्लेइंग 12 हम देखते हैं तो क्या हो सकता है, तो फॉर मी अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्योंकि इनके पास में बैकअप ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ की बात करेंगे, कैप्टन, रचिन रविंद्रा टू ओपन, राहुल त्रिपाठी नंबर 3, शिवम दुबे नंबर 4, स्पिन आती है तो नंबर 4, नहीं आती है तो नंबर 5, और विजय शंकर ऊपर नंबर 4, तो वही 4 पे दुबे, 5 पे विजय शंकर, 6 पे सैम करन खिलाऊंगा मैं, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे एमएस धोनी, 9 पे रवि अश्विन, 10 पे खलील अहमद, 11 पे मतीशा पतिराना, और 12 पे नूर अहमद या नेथन एलिस। अब अगर आप बाहर कहीं पे जा रहे हैं, या वानखेड़े कहीं पे जा रहे हैं, वानखेड़े बेंगलोर या फिर इवन कोलकाता, तो वहाँ पे मैं नेथन एलिस को खिलाना चाहूँगा क्योंकि अच्छा एक तो इनको जिप मिलती है पिच से, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी हैंडी प्लेयर है। उसके बाद टेम्प्टेड होंगे अगर नेथन एलिस शुरुआत में नहीं खेलते हैं तो टेम्प्टेड होंगे 2 प्लेयर्स के लिए, अंशुल कंबोज और नेथन एलिस के लिए, कि मुझे इनको खिलाना है, सीएसके मैच में सोचेगा ये, तो वही चीज़ है। उसके अलावा अगर हम और प्लेइंग 12 की बात करें, इनके पास बैटिंग डेप्थ अच्छी है, नंबर 8 पे धोनी आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, 9 पे अश्विन भी अच्छा काम कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अश्विन ऊपर फ्लोटर बन के काम करें,
कभी भी ज़रूरत पड़ रही है कि आपको फटाफट से रन्स बनवाने हैं, कुछ 15-20-30 रन्स आपको क्विक फायर चाहिए, तो आप उनको ऊपर भेज सकते हैं कि जाओ अश्विन आप बैट चला के आओ, तो अश्विन आपको वो काम करके दे सकते हैं। राजस्थान के उन्होंने वो काम किया भी है। और आई थिंक 9 पे अश्विन की यूटिलिटी नहीं बनती है जितना कि ऊपर फ्लोटर एज अ फ्लोटर उनकी बन सकती है, वो एक चीज़ है। उसके बाद अगर हम और देखें तो इनकी स्पिन बॉलिंग स्ट्रेंथ है, ये स्पिन चोक कर सकते हैं। अश्विन, जडेजा, नूर अहमद, रचिन रविंद्रा, आई थिंक दे आर गुड स्पिन पिक्स। उसके बाद लेफ्ट आर्म सीमर का भी इनके पास ऑप्शन है, खलील अहमद, सैम करन दोनों खेल सकते हैं। इफ नॉट देम मुकेश चौधरी का ऑप्शन है, गुरजपनीत सिंह का ऑप्शन है। तो ये आपके पास लेफ्ट आर्म सीमिंग भी ठीक ठाक आपके पास सीमर्स है। ब्रिलियंट बैकअप्स हैं, आप बैकअप्स की बात करते हैं तो जो उनके बाकी गुड प्लेयर्स हैं उनकी बात करते हैं तो डेवॉन कॉनवे कभी भी खेल सकते हैं इस टीम में, गुड इनफ प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू चेन्नईज कंडीशंस। और सरप्राइज मत होइएगा अगर आपको खेलते हुए दिख भी जाए पहले मैच से। शेख रशीद यंगस्टर है, मुझे बहुत पसंद है। T20s में प्रूव करना है, स्ट्राइक रेट 137 के आसपास है, स्टिल प्रूव करना है, लेकिन आई थिंक ही इज अ सुटेबल प्लेयर फॉर द लॉन्गर फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। लेकिन इस 11 में भी मैं इनको देखना चाहूंगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा बायस है उस चीज़ का। आंड्रे सिद्धार्थ की बात करेंगे, 18 साल के हैं और आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, ऑलराउंडर ऑप्शन है। उसके बाद नेथन एलिस दिख सकते हैं, श्रेयस गोपाल अच्छे पिक हैं, मुकेश चौधरी स्विंग कराते हैं, अच्छे बॉलर हैं वो भी। उसके बाद फ्लैट दिखते हैं। एंड्रे सिद्धार्थ अच्छा ऑलराउंडर है, ठीक काम कर सकते हैं। सॉरी मैंने 2 बार उनका नाम ले दिया, सॉरी। अंशुल कंबोज की बात करेंगे तो अंशुल कंबोज बिल्कुल मैं चाहूँगा कि वो खेले, वो मुझे बहुत पसंद आए हैं अभी तक जितने भी रिसेंट टाइम्स में पेसर्स इंडिया के पास रहे हैं। तो एक बात ये भी है इनकी टीम की, इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत है। तो ऑलराउंडर्स आपको हमेशा से बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बॉलिंग में जरूरत है तो आपको वहाँ पे दे देते हैं काम, बैटिंग में जरूरत है तो आपको फिनिश करके दे देते हैं बहुत बार। तो ऑलराउंडर्स का होना हमेशा आपकी टीम बैलेंस को अच्छा करता है। अब आते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर। इस वीडियो को मैं छोटा रख रहा हूँ क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं मुझे डीएम में कि आप वीडियो बहुत बड़ा बना रहे हो, तो उस चीज़ का मैं ध्यान रख रहा हूँ। स्ट्रेंथ्स की बात करें, हमेशा गुड ऑप्शन वर्क रहता है, हमेशा टीम में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना आप बात कर सकते हैं कि एक अच्छा थॉट लेके आते हैं, अच्छा लाइन ऑफ थॉट पे जाते हैं, लॉयल्टी फैक्टर पे जाते हैं, वो एक चीज़ इनके साथ में रहती है। टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर्स इनकी स्ट्रेंथ होती है। धोनी कैप्टन थे पहले, धोनी अभी लीडरशिप में है, लेकिन धोनी अभी जिस तरीके से प्लेयर से निकलवाते हैं, आई थिंक एक बहुत ही एक कामिंग सूदिंग इफेक्ट जो इनके टीम मैनेजमेंट देती है प्लेयर्स को, उनसे बेस्ट निकलवा देता है। धोनी की प्रेजेंस इसलिए बहुत काउंट करती है इस पूरी टीम में। स्टेबल मैनेजमेंट लीडरशिप है। आप देखिए 17 साल से स्टीफन फ्लेमिंग, 18 साल से स्टीफन फ्लेमिंग इस टीम का पार्ट है, 17 साल से कोच हैं। धोनी कैप्टन थे, धोनी पिछले ही साल कैप्टनसी से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद से आप सोच सकते हैं कि स्टेबल मैनेजमेंट भी है, लीडरशिप ऑलमोस्ट स्टेबल है, कोर ऑलमोस्ट स्टेबल है। फिर से जो कोर से प्लेयर्स चले गए थे उनको फिर से लेके आए हैं। रवि अश्विन बैक इन CSK, सैम करन बैक इन CSK, वो एक चीज़ इन्होंने की है। 20 है होम कंडीशंस में टीम्स को हराना जानते हैं, इसलिए ये अच्छी टीम बन जाती है हमेशा। ओवरऑल IPL में आप बात करते हैं होम कंडीशंस में बहुत ही बड़े शेयर हैं। उसके बाद स्टेबल कोर जो मैंने बात की, स्टेबिलिटी देते हैं टीम को। अगर ये कोई भी प्लेयर को पिक करते हैं तो सिर्फ 1 मैच 2 मैच पर उनको हटाते नहीं है, ये उनको लॉन्गर रन देते हैं। ऐसे में टीम स्टेबिलिटी थोड़ी सी ऑफर करती है प्लेयर्स को, तो वहाँ पे ये प्रूवन परफॉर्मर्स डेवलप करते हैं। ये प्रूवन परफॉर्मर्स लेते नहीं है, ये डेवलप करते हैं, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी टीम की है। ऑलमोस्ट ऑल बॉक्सेस टिक दिखाई देते हैं। अगर आप बैटिंग की बात करें, आपके पास इनफ टैलेंट है, बॉलिंग में इनफ टैलेंट है, स्टिल टीम बैलेंस कैसा बना पाएंगे इन अ प्लेइंग 12, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। क्योंकि आपके पास जब टू मेनी ऑप्शंस होते हैं तो आप एक राइट कॉम्बो को शायद बहुत बार ढूंढते रह जाते हैं और आप उसमें बहुत बार सीजन हार जाते हैं। 2020 की मैं बात करूंगा, ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे चेन्नई सुपर किंग्स, वहाँ पे इनके पास नंबर 10 तक बैटिंग थी, नंबर 9-10 तक बैटिंग थी इनके पास में, पर वहाँ पे ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। सिंपल रीजन बीइंग कि आप कॉम्बो ढूंढते रहते हैं और आपको मिल नहीं पाता है, तो ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। और उसमें फिर धोनी और बहुत प्लेयर्स फॉर्म में भी नहीं थे, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसके बाद रचिन रविंद्रा का जो फॉर्म है रिसेंट टाइम्स में, मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। वो मैं चाहूँगा कि इनसे बेस्ट लिया जाए, इनको लगातार ऑप्शन दिया जाए कि आप ऊपर बैटिंग कीजिए, ओपनिंग कीजिए, और इफ नॉट ओपनिंग कॉनवे अगर आप खिलाना चाहते हैं तो नंबर 3 पे खिलाइए। पर आप अगर कॉनवे लाते हैं तो फिर आपको सैम करन बाहर जाते हुए देख सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। स्पिन चोक करेंगे वो तो हमने बात कर ही लिया। वीकनेसेस की बात करेंगे, युवराज का फॉर्म इज अ बिग कंसर्न, डोमेस्टिक में उनका फॉर्म गिरा है पिछले कुछ टाइम में, और आई थिंक एक कांस्टेंट प्रूविंग वाले स्टेज में कि वो प्रूव करना चाहते हैं बहुत कुछ पर नहीं आ पा रहा है, तो दैट इज अ कंसर्न। मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे तो थोड़ा सा अनस्टेबल है, थोड़ा सा आप बात करें राहुल त्रिपाठी की तो उनका भी पिछले कुछ टाइम में फॉर्म खराब रहा है, 20 का एवरेज रहा है। विजय शंकर का पिछले कुछ टाइम में 24 का एवरेज रहा है, तो आई थिंक दिस इज अ कंसर्न। दीपक हुड्डा मैं तो नहीं खिलाना चाहूँगा उनको, तो ऐसे में आई थिंक कंसर्न रहेगा। शिवम दुबे इस बार भी कैसे काम करेंगे, पेस बॉलिंग के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, उनका भी देखना होगा। थोड़ा सा काम करके आए हैं लेकिन स्टिल उनको प्रूव करना होगा। वेटरन्स बहुत ज़्यादा है, वेटरन्स का क्या है कि अगर अच्छे से परफॉर्म करें तो अच्छी बात है, पर कभी कभी एजिंग दिख जाती है आपकी परफॉर्मेंस में, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, तो क्या वो कंसर्न हो जाएगा, वो भी एक बात है। एब्सेंस ऑफ दीपक चाहर इन न्यू बॉल बॉलिंग, न्यू बॉल में दीपक चाहर को मिस कर सकते हैं इस साल, क्योंकि दीपक चाहर को जब नहीं पिक कर पाए थे स्टीफन फ्लेमिंग, उनके फेस पे दिखा था ऑप्शन में कि हमको एक लॉस हो गया है, तो दैट इज अ बिग कंसर्न। क्वेश्चन है धोनी की परफॉर्मेंस पे कि हर बार आके क्या सेम तरीके से क्विक फायर 30-40 25-30 रन बनाएंगे आखिरी में, इस बार सेम क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एज को आप नजरअंदाज थोड़ी ना कर सकते हैं, एज इज अ फैक्टर बिल्कुल जो कि गेम में आता है। फिनिशिंग का इशू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि है
6 पे सैम करन को आई डोंट क्वालिफाई है एज अ डेजिग्नेटेड फिनिशर, लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं है। नंबर 6 पे शायद सैम करन को खिलाएंगे। नंबर 7 पे जडेजा, नंबर 8 पे धोनी। जडेजा के स्टेक्स नीचे गए व्हेन इट कम्स टू T20 आइज बैटिंग। उतना आप इंडिया में भी नंबर 8 पे उनको खिला रहे थे, इंडियन टीम में भी, तो दैट इज़ अ कंसर्न। धोनी 8 पे कितना करेंगे, 9 पे अश्विन। तो आई थिंक ये 4 फिनिशिंग का थोड़ा सा इशू इस टीम में बन सकता है। उसके बाद अगर हम और बात करें, डेथ बॉलिंग इज़ अ प्रॉब्लम, पथिराना का फॉर्म इज़ अ प्रॉब्लम। तो ऐसे में इनका सेकंड बॉलर कौन होगा डेथ में, तो शायद खलील अहमद या सैम करन दिख जाए। खलील एंड सैम करन बोथ आर इरेटिक व्हेन इट कम्स टू डेथ बॉलिंग, तो वहाँ पे एक कंसर्न है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो इनको क्रिएट करना है टीम ऑल्सो फॉर फ्यूचर, क्योंकि अब वेटरन्स जाएंगे कुछ टाइम में, तो इसमें फ्यूचर के लिए आपको टीम अच्छी बनानी है। तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ऋतुराज को एज अ कैप्टन प्रूव करना है, दैट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। ऑरेंज कैप जीत सकते हैं रचिन रविंद्रा भी इवन, और ऋतुराज गायकवाड़, तो वो भी इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी टू विन एंड फाइनली बिट धोनी फेयरवेल। धोनी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू गो, अब इट्स टाइम टू बिट फेयरवेल आई थिंक, तो इसलिए उनको शायद जाने दे। उसके बाद क्रिएटिंग न्यू फिनिशर्स, धोनी के जाने के बाद में एक फिनिशिंग वाला जो एंगल है वहाँ पे थोड़ा सा ये परेशान हो सकते हैं सीएसके, तो चाहेंगे कि फिनिशर अच्छे डेवलप करें, वो आई थिंक विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। गायकवाड़ की बात करें, लीडरशिप का अगर हम ओवरऑल थ्रेड्स को हम देखें तो उसमें गायकवाड़ का एक लीडरशिप डायलेमा है, क्योंकि आई थिंक कोई भी अगर प्लेयर है जिसको पता है कि धोनी जैसा प्रेजेंस उसके पास में है, तो ऐसे में आई थिंक वो खुद पे ट्रस्ट उतना नहीं करेगा, वो पहले पूछना चाहेगा कि धोनी भाई आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो आई थिंक ये जो चीज़ है यहाँ पे एक डायलेमा वाला फैक्टर जो है शायद वो आ सकता है इस बार भी। पिछले साल भी कुछ टाइम पे दिखाई दी वो चीज़ गायकवाड़ के ऊपर की, बहुत श्योरिटी नहीं दिखी उनकी डिसीजंस में, तो दैट विल बी अ बिग कंसर्न फॉर देम। उसके बाद डिपेंडेंट है बहुत गुड स्टार्ट पे रचिन रविंद्रा और अगर गायकवाड़ दोनों ओपन करते हैं, तो ऐसे में अगर ये गुड स्टार्ट अच्छा नहीं देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, अगर कोलैप्स हो जाता है ऊपर से तो फिर क्या संभाल पाएगी टीम, दैट विल बी अ बिग कंसर्न। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा थ्रेट है। बहुत बड़ा थ्रेट एक और भी है, इनकी लेगेसी को फिर से रेप्लिकेट करना विल बी अ बिग इशू, बिग थ्रेट, फिर से वो भी एक बात होगी। उसके बाद फाइंडिंग द राइट कॉम्बो, जो मैंने पहली बात की कि इतने सारा जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, उसके बाद आप राइट कॉम्बो ढूंढते रह जाते हैं बहुत टाइम तक, एंड समटाइम्स यू एंड अप गोइंग नोवेयर, ये भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद एनालाइज करेंगे इनके कुछ बैटर्स की परफॉर्मेंस को, कुछ बॉलर्स की परफॉर्मेंस को। ऐसे में मेरे पास स्टैट्स है, मेनली मैं स्ट्राइक रेट पे ही फिर से जाऊँगा, क्योंकि एवरेज आप तभी भी मैनेज कर सकते हैं अगर आप स्लो खेलते हैं तो। सबसे ज़्यादा जो इनके पास स्ट्राइक रेट का कोई प्लेयर है तो जेमी ऑर्डन है 158 का, मत खिलाइए इनको प्लीज़। 135 धोनी का स्ट्राइक रेट बनता है, 138 का दीपक हुड्डा का बनता है, आई डोंट सी हिम प्लेइंग अगेन। 129 का डेवॉन कॉनवे का बनता है, तो दैट विल बी अ बिग कंसर्न, क्योंकि 129 का स्ट्राइक रेट इजंट अ वेरी ग्रेट वन व्हेन इट कम्स टू T20s। रचिन रविंद्रा का भी T20s में थोड़ा सा नीचे 131 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन आई थिंक ही इज़ अ मच बेटर प्लेयर देन दैट। राहुल त्रिपाठी 135 का स्ट्राइक रेट रखते हैं, खेलना चाहिए टीम में। 140 ऋतुराज गायकवाड़ का है, 136 सैम करन का है, उसके बाद 130 विजय शंकर का है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो कि देखनी होगी। जडेजा का भी इवन 130 के आसपास, 120 के आसपास है, तो दैट विल बी अ बिग थिंग इनके लिए, कितना काम करता है वो चीज़। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी थोड़ी सी हाई साइड पे है इनकी कुछ बॉलर्स की, जैसे जिमी ऑर्डन 9 का रखते हैं, 9 का मुकेश चौधरी भी रखते हैं, नीतन एलिस का थोड़ा सा 8 पे है तो वो सही है, रचिन रविंद्रा का 7 पे है, नूर अहमद का 7 पे है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आई थिंक। बाकी ओवरऑल इनके सब प्लेयर्स का 7-8 के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। 1-2 का 9 का है, जिमी ऑर्डन का, मुकेश चौधरी का, बाकी सबका ऑलमोस्ट 8.5 7.5 का रह रहा है। 7 का किसी का नहीं है, 7.5 के आसपास लोगों का रह रहा है। तो दैट इज़ अनदर थिंग जो कि हम देख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर बॉलिंग। अब इनकी एक बार शेड्यूल पर नज़र डालते हैं, फर्स्ट 5 मैचेस इनके किनसे हैं उनके बारे में एक बार बात करते हैं। इनका पहला मैच चेन्नई में 23 मार्च को है मुंबई से। मुंबई ने इनको बहुत चैलेंज किया चेन्नई में अभी तक, और चेन्नई में आई थिंक अगर कोई टीम इनको हरा सकती है तो मुंबई है। दूसरी बात ये भी है कि 23 मार्च की कहानी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स ना चेन्नई में जब खेलती है तो दैट इज़ अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। लेकिन बात क्या है कि जब पहला मैच होता है ना आपका, तो वहाँ पे आप टीम बैलेंस बना ही रहे होते हैं, तो इसमें बहुत बार टीम्स बहुत ही आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ प्रैक्टिस दिखती हैं। तो पहला मैच इनके लिए बहुत टफ है मुंबई के अगेंस्ट आई थिंक। उसके बाद दूसरा मैच चेन्नई में आरसीबी से है। आरसीबी को ये स्पिन चोक से हरा सकते हैं, लेकिन ये इजी मैच नहीं होगा, आरसीबी बहुत हाई ऑन स्पिरिट होगी इनको हराने के लिए। तीसरा मैच गुवाहाटी में है राजस्थान के अगेंस्ट। आई थिंक दिस इज़ अ मैच जो कि इनको जीतना चाहिए, क्योंकि राजस्थान इज़ अ मच वीकर टीम मुझे लगता है इस पूरे टूर्नामेंट में। उनका बॉलिंग इज़ अ कंसर्न, तो वहाँ पे आई थिंक कैपिटलाइज कर सकते हैं। 5 मार्च तो चेन्नई में इनका मैच है दिल्ली कैपिटल से, इनको हराना पड़ेगा दिल्ली को। दिल्ली की टीम अच्छी है लेकिन आपको जीतना ही पड़ेगा, चेन्नई में आपके पास ऑप्शन नहीं है। और 8 को इनका मैच मुल्लापुर में, आई डोंट सी देम विनिंग दिस मैच। मुल्लापुर में पंजाब को हराना इज़ अ बिग थिंग, और चेन्नई आई थिंक वहाँ पे फेल हो सकता है। तो 5 मैच इनकी शुरुआत के थोड़े से मुझे टफ दिख रहे हैं, जिसमें इनको 2 विन्स आई थिंक 2 से 3 विन्स मिल सकती है। अगर वो ले लेंगे तो भी आई थिंक आगे इनका टूर्नामेंट बन सकता है। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें इनके प्ले ऑफ चांसेस की, क्वालिटी है, बैलेंस बनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें अच्छी हैं इनके स्क्वाड में, लेकिन आई थिंक कि बस अगर हम सब चीज़ों को ध्यान में रखें
तो बस मुझे लगता है कि ये टीम बैलेंस उतना ढूंढ पाएंगे, उतना कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, शायद आई थिंक वो फेल हो जाएंगे। इस वजह से मैं इनको रेट कर रहा हूँ कि प्लेऑफ्स में नहीं जाएंगे। बहुत लोग शायद फैन बेस अच्छा बड़ा है, बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा अपना थॉट है। मुझे लगता है कि कॉम्बो शायद नहीं बना पाएंगे उस तरीके से। तो बाकी ये रहा वीडियो का एंड, और बाकी मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं अभी तक। आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो नहीं अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ अपना इनपुट मुझे दीजिए, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए, ताकि मैं और ज़्यादा आपको अच्छा कुछ दूँ वीडियो में आके। बाकी मेरी कोशिश रहेगी, बाकी वीडियोज़ में लेके आपके लिए आऊँगा। भाई तब तक अपना रखिए बहुत ज़्यादा ध्यान। टेक केयर।